Good afternoon, everyone. Is that I'm audible in online? जी। तो कैसे हैं सब आप? बढ़िया। टेस्ट दिया सब लोगों ने, ऑनलाइन वालों? कैसा रहा? टेस्ट जो आज का था, ये समझ लो कि टेस्ट का लेवल जो रहता है अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही रहता है। ना इससे आप हार्ड बोल सकते हैं, ना आप इसे आप बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हो कि लो ग्रेड का टेस्ट है। ऑलमोस्ट लेवल जो रहेगा वो टेस्ट का यही रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चंस यही आएंगे, ये कहना गलत हो जाएगा। लेकिन टेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए टेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट कर देते हैं। और प्लीज़ बी रेगुलर, टेस्ट पहले देकर आइए, तभी टेस्ट के डिस्कशन में क्या आएगा, मज़ा आएगा। अगर आप लोग बिना टेस्ट दिए यहाँ पर पहुँच जाते हो तो फिर वही बात है कि अपना एनालिसिस नहीं कर पाओगे, है ना। डिस्कशन तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है बाद में आप टॉप भी कर जाओ सभी के आंसर देखकर, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें उस टॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं सच बताता हूँ, मैं टेस्ट जैसे ही 11 बजे से स्टार्ट होता है, 12 बजे मैं आपके टेस्ट का एनालिसिस देखता हूँ। जितने बच्चों ने 12 बजे तक टेस्ट दे दिया या 12:15 तक दे दिया, बस उसके बाद मैं किसी के टेस्ट के नंबर भी नहीं देखता कि किसके कितने आए हैं, क्योंकि उसके बाद मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि आपको एक टाइम बाउंडेशन दिया गया है और आप जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हो जहां पे आपके पास 20 से 25 दिन बाकी हैं, है ना। और उस दिन आपका टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग कहाँ जाओगे, है ना। तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी मेहनत करने का टाइम है। आप अपने लिए जब टेस्ट के टाइम पर नहीं निकाल सकते हो तो डेफिनेटली फिर क्या फायदा है, फिर तो आपका टेस्ट का देने का फायदा ही नहीं है ना। तो डेफिनेटली आप अगर वर्ड, एक चीज मैं इतना बोलता हूं कि अगर अपने ही टारगेट पे फोकस्ड हो तो आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया कि एरेबल लैंड इन इरिगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज टर्निंग सैलाइन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहां पर बोला गया कि आपका जो सोइल है वो सेलाइन सोइल में कन्वर्ट हो रही है, खासकर इरिगेटेड एरियाज में। इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। देखो, जब ये बात आती है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, यार अगर इरिगेटेड एरिया है इसका मतलब क्या है, लैंड के ऊपर वाटर अवेलेबल है, और लैंड के ऊपर अगर वाटर अवेलेबल है तो हमारा जो सोल्ट होगा वो क्या होगा, वो लीच डाउन कर जाना चाहिए। तो आपकी इरिगेटेड एरिया में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सोल्ट जो है वो आपके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब सर का दिमाग क्या हो चुका है, खराब हो चुका है ना। तो यहां पर ये चीज आपके माइंड में पहले आती है। लेकिन जैसे ही हम इस चीज के अंदर पढ़ते हैं तो यहां पर पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ जिप्सम। यार इरिगेटेड एरिया में जिप्सम को ऐड करना मतलब समझ में नहीं आया, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि जिप्सम ऐड करना पड़े ना करना पड़े, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, ओवर इरिगेशन। ठीक है, ओवर इरिगेशन मतलब ज्यादा इरिगेशन देने से, फिर वही बात है, माइंड में क्वेश्चन तो यही आ रहा था कि इरिगेशन अगर ज्यादा करेंगे तो पानी क्या कर जाएगा, सॉल्ट को नीचे ले जाएगा, लीच डाउन कर जाएगा। तो ये भी गलत बात है, ये भी तो आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो हमने इसको भी गलत कर दिया, इसको भी गलत कर दिया। फिर सोचते हैं ओवर ग्रेजिंग, शायद यार हो सकता है ओवर ग्रेजिंग, पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से तो इरोजन ज्यादा होना चाहिए। यहां पर ये आपके सोल्ट की बात हो रही है, तो हमें लगा कि ये भी गलत है, हमने इसको भी गलत कर दिया। फिर सोचा कि यार यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हाँ हम अब सोच सकते हैं कि शायद हम यहाँ पर जो सोल्ट फर्टिलाइजर है या बेसिक फर्टिलाइजर को यूज करेंगे तो शायद क्या हो सकता है, इरिगेटेड एरिया में जो सोइल होगी वो क्या हो जाएगी, सेलाइन हो जाएगी। लेकिन आप इसको क्या कर देते हो, राइट आंसर कर सकते हो। अब अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन अब यहां पर जब हमने इरिगेटेड एरिया की बात की है तो मैं आपको कुछ बातें यहां पर समझाना चाहता हूं। देखो डियर वंस, क्या होता है जब हमारी सोइल सेलाइन की, जब आप लोग बात करते हो सेलाइन सोइल का मतलब क्या होता है। सेलाइन सोइल का मतलब होता है आपकी वो सोइल जिसके अंदर सोल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। इन सोल्ट्स की कंसेंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहां पर क्या है कि आपका देखो, यहां पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, ये दिया हुआ है। और दूसरा नाम भी यहां पर इसके लिए बोला गया कि इसको हम क्या बोलते हैं, उसारा सोइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इन वाटरलॉग्ड एंड स्वैम्पी एरिया। जैसे ही ये बात बोली तो अब यहां पर हमें पचना बंद हो जाएगा। हम बोलेंगे यार वाटरलॉग्ड एरिया में कैसे सोल्टी सोइल हो सकती है ना। अब हमारे माइंड में क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे।
ध्यान से सुनना कि जब हम बात करते हैं किसी भी एरिया के अंदर जहां पर कल्टीवेशन ज्यादा होती है, जहां पर क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वहां पर अगर आप इरिगेशन ज्यादा देते हो, वहां पर आप इरिगेशन क्या करते हो, ज्यादा देते हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपके सोयल सॉल्ट होते हैं सोयल के अंदर, वो क्या करते हैं, आपके कैपिलरी एक्शन की वजह से आपके इस वाटर के साथ सरफेस सोयल के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो सरफेस सोयल हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी यहां पर जो है सोल्टी कंडीशन या सेलाइन कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हमें रीजन पता होगा तो हम यहां पर आराम से क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, लेकिन अगर रीजन नहीं पता होगा तो डेफिनेटली यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो साफ लिखा गया है, एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन प्रमोट कैपिलरी एक्शन विच रिजल्ट इन डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ ए सोइल। याद होगा जब हम बात कर रहे थे आपके मल्चिंग की, और मल्चिंग में मैंने आपको व्हाइट सीट के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बोला था कि व्हाइट सीट जो आपकी होती है उसको अगर आप कवर कर देते हो फील्ड को, तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपके जो टेम्परेचर सोइल का रेज होने की वजह से जो वाटर होता है वो अपवर्ड मूवमेंट कर क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही ये अपवर्ड मूवमेंट आपकी आती है, आपका वाटर अगर सरफेस पर आता है तो उसके साथ सोल्ट भी आपका सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और वाटर के सरफेस पर आने के साथ सोल्ट के सरफेस पर आने से वो आपका जो सोइल होगा वो क्या हो जाएगा, सेलाइन हो जाएगा। तो होप सो ये आपको यहाँ पर पता लग गया होगा। बताइए बेटा, किसी का कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट का? नहीं होगा ना यहाँ तक? चलिए, तो आंसर हमारा यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही, ओवर इरिगेशन, है ना। ओवर इरिगेशन रीजन आपको पता लग गया है, अब यहां पर जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, और देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको आज कुछ क्वेश्चंस की मैंने जो डिस्क्रिप्शन है वो भी प्रोवाइड करवाने का काम किया था, है ना। जितना टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको हर चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन समय कम है। पेपर इस प्रकार के पेपर कोशिश करूंगा कि 10 से 12 पेपर आपको दे सकूं, है ना। इस प्रकार के 10 से 12 पेपर आपको कम से कम मिल जाएं, जिससे क्या हो जाए कि आपका एक्सपोजर पूरा हो जाए, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा ये, लेकिन फिर भी आप लोग भी थोड़ा सा फोकस करना कि अपने टारगेट पर लगे रहो यार, मेहनत करते रहो, है ना, कि मेरे ही भरोसे बैठे रहो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे भरोसे बैठना चाहिए, अच्छी बात है क्योंकि आप मेरा भरोसा करके आए हो, लेकिन मैं आपको कंटेंट दे सकता हूं, आपको कंटेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन केवल यही सोचते रहो कि क्वेश्चन आएंगे और उसी के बिहाफ पर हम सिलेक्शन ले जाएंगे, तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। आपको यहां पर अपना भी जो दिया हुआ कंटेंट है उसको रोज पढ़ना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने क्लासेस लगाई है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या था, इजी था, लेकिन अगर आपने क्लासेस नहीं लगाई थी तो क्वेश्चन का आंसर करना डिफिकल्ट था। नेक्स्ट आपका यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर लॉस ऑफ द टॉप सोइल इन इंडिया। आपकी इंडिया के अंदर जो टॉप सोइल है वो रिमूव हो रही है, तो उसके लिए मेन रीजन क्या है। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर बच्चे कि सर विंड इरोजन होता है, कई बोलेंगे सर एक्सेसिव लीचिंग होता है, कई बोलेंगे सर वाटर इरोजन होता है, कई बोलेंगे सर लोअर स्लोप होता है, कई बोलेंगे सर इनमें से कोई नहीं होता है। रीजन क्या है वो हम देखते हैं। देखो हमने बोला यहां पर कि आपका टॉप सोइल क्या हो रही है, इंडिया के अंदर इरोड हो रही है। जब आपके इरोजन की बात हम लोग करते हैं तो हमने इरोजन में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि विंड इरोजन में 3 प्रकार के इरोजन होते हैं। पहला इरोजन हमारा होता है यहाँ पर है जो है सॉल्टेशन, सॉरी सस्पेंशन। सस्पेंशन के बाद आपका आता है सॉल्टेशन, और सॉल्टेशन के बाद आपका आता है क्रीपिंग, है ना। तो अब सस्पेंशन की बात करोगे तो इसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। आपके अगर इसमें आपके सॉल्टेशन की बात करोगे तो पार्टिकल थोड़ा सा साइज मीडियम होता है, और जब हम बात करेंगे क्रीपिंग की तो उसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमारा विंड इरोजन रहा। वाटर इरोजन में क्या होता है कि आपका इरोजन जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपका यहां पर क्या होता है, स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश के बाद हम लोग यहां पर पढ़ते हैं आपका शीट इरोजन। शीट के बाद यहां पर हम लोग पढ़ते हैं आपका रील इरोजन, और रील के बाद यहां पर आपका पढ़ते हैं गली इरोजन, और गली के बाद यहां पर आपका पढ़ते हैं रेवाइन इरोजन, और रेवाइन के बाद आपका क्या पढ़ते हैं, लैंडस्लाइडिंग इरोजन।
है ना, इस प्रकार के। और या फिर आप जो है इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे तो स्प्लैश में क्या होता है, जैसे ही आपका वाटर ड्रॉपलेट सरफेस के ऊपर आता है तो वाटर ड्रॉपलेट की वजह से जो सोइल पार्टिकल का ब्रेकडाउन होता है उसे हम स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। सीट इरोजन में जो ऊपर की एक टॉप लेयर जो सोइल होती है उसका रिमूव हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, सीट इरोजन कहलाता है। रील इरोजन में क्या होता है, आपके फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाती है आपके फील्ड के अंदर, उसमें हमारा रील इरोजन होता है। गली इरोजन में क्या होता है, आपका एक बिल्कुल डीप आपके ग्रूव्स जो है उस शेप के अंदर यहाँ पर आपका एक नाली टाइप बन जाता है, तो उस केस में हमारा यहाँ पर गली इरोजन होता है। रेवाइन इरोजन की बात करोगे तो उसमें आपका क्या होता है, जब नदियों की वजह से आपके पहाड़ों के बीच में से जो वे बन जाते होते हैं वहां पर आपका रेवाइन इरोजन होता है। और अंत में यहाँ पर आपका लैंड स्लाइडिंग, जो आपके पहाड़ों पर जहां पर स्लोप बहुत ज्यादा होता है वहां पर रेनफॉल के टाइम पर लैंड स्लाइडिंग जो है वो करती है। ये हमारा क्या रहा, इरोजन, वाटर इरोजन के टाइप रहे। अब इसमें हम जब वाटर इरोजन को स्टडी कर रहे थे तो हमारे सामने आया था सीट इरोजन। सीट इरोजन में हम अच्छे से जानते हैं कि टॉप लेयर, जो टॉप की सरफेस लेयर की सोइल होती है वो रिमूव हो जाती है, और इसमें आपका न्यूट्रिएंट का लॉस काफी ज्यादा होने की वजह से, हमारा फर्टिलिटी लॉस होने की वजह से हम इसको फार्मर की डेथ के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपका सोइल ज्यादा लॉस नहीं होती पर इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा लॉस होने की वजह से ये हार्मफुल होती है, और इसी की लॉस होने को हम बोलते हैं यहाँ पर। और ये लॉस आपका किस में होता है, वाटर इरोजन में होता है। तो ये हमारा क्या रहा, राइट आंसर रहा। बताओ समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अरे यस और नो? अब देखो बेटा, ये आपका यहाँ पर दिया गया है अच्छे से, है ना, एक बार इनको जरूर, ये जो पॉइंट यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ना सारे के सारे क्वेश्चंस में, एक सिंगल पॉइंट भी बकवास नहीं है, एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो आपके काम का नहीं है। हर एक चीज जो प्रोवाइड करवाई जा रही है, प्लीज इनको जरूर देखना, क्वेश्चंस को जरूर देखना। मेरा डिस्कशन करवाने आने यहाँ पर ये नहीं कि मैं आपको मजे लेने के लिए आ रहा हूँ या टाइम पास करने के लिए आ रहा हूँ, मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से, है ना। सर बार बार आपकी स्क्रीन जा रही है क्या, मेरी स्क्रीन बार बार जा रही है, सभी बच्चे बताएं। संजू आपकी साइड से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसको जरूर आप देखिए, यहां पर मैंने क्या बोला आपको, दोबारा यहां पर समझाता हूं क्या होता है इस केस में। जब हम यहां पर बात करते हैं आपके जो है सोइल के अंदर जब इरोजन हो रहा है ना, तो ये आपको देखो यहाँ पर नॉर्मली बताया गया है कि वाटर इरोजन की वजह से क्या हो रहा है ना, ये सारी की सारी कंडीशन। एक सेकेंड रुकना जस्ट आपको, चलिए। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है कि इरोजन है ना, तो अब इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं सारे के सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखना, है ना। डिस्क्रिप्शन जो आपका दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, है ना। तो इनको जरूर एक बार पढ़कर चले जाना ताकि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत न, समझाने का काम मैंने कर दिया, पढ़ने का काम आप लोग करोगे। रेगर सोइल अनदर नेम अमंग द फॉलोइंग, क्या आप लोग नहीं जानते रेगर सोइल किसको बोलते हैं? कितनी बार हमने डिस्कस किया हुआ है ना। रेगर सोइल हमारा क्या होता है यहाँ पर है, ब्लैक सोइल को हम बोलते हैं। इसका एक नाम और भी होता है क्या, ब्लैक कॉटन सोइल। इसके बारे में और भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं। एक तो इसके अंदर क्ले कंटेंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ये डीप सोइल होती है और इम्प्रीमिएबिलिटी जो है इसके अंदर देखी जाती है। उसके बाद है कि आपका इसके अंदर स्वेल और श्रिंकिंग होता है, जब ये आपका यहाँ पर स्टिकी हो जाता है जब वेट होता है, ठीक है, और श्रिंक हो जाता है जब आपका ड्राई होता है। तो इसी की वजह से इसके अंदर यहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक्स आने की वजह से हम इसके अंदर क्या बोलते हैं, सेल्फ प्लोइंग आपका सोइल भी इसको बोला जाता है। तो ये आपके लिए क्या रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ ए सोइल। मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सोइल। देखो जैसे ही ये बात बोली गई तो यहाँ पर आपकी सोइल आ चुकी है अलग अलग। अब जैसे ही यहाँ पर हम बोलेंगे तो रेड सोइल, फॉरेस्ट सोइल, ब्लैक सोइल, लेटराइट सोइल और एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल हमारे इंडिया के अंदर क्या है, आपकी रिवर्स के सेडिमेंट से जो डिपॉजिट होकर बनी हुई है उसे हम आपकी एलुवियल सोइल बोलते हैं। एलुवियल सोइल यहाँ पर जो होती है वो इंडिया में सबसे ज्यादा लार्ज एरिया कवर करती है। और एलुवियल सोइल जो है मेनली इंसेप्टिसोल और एंटीसोल से क्या करती है, बिलोंग करती है। इसके अंदर दो फर्दर आपके टाइप होते हैं, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर आपकी वो है जो न्यूली ओरिजिनेटेड अभी है, और बांगर जो है वो क्या है, आपकी
ओल्ड आई हुई हुई सोइल है। आपके खादर सोइल के अंदर कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर आपका क्या होता है, कम होता है, लेकिन बांगर सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ज्यादा होता है। खादर सोइल जो होती है वो आपकी उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट या फिर कह सकते हो मिनरल कंटेंट ज्यादा होगा, लेकिन बांगर सोइल के अंदर आपका मिनरल कंटेंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। खादर में फर्टिलिटी ज्यादा होगी, बांगर में फर्टिलिटी आपकी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। उसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन ऑलरेडी आपका कर चुके हो, इसमें आप जो है कम कर रहे हो, यहां पर करने वाले हो, है ना। और यहां पर जो आपका इसका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो आपका क्या रहेगा, एलुवियम रहेगा। क्यों, एलुवियम का मतलब क्या होता है, जो पानी के साथ या फिर रिवर्स के सेडिमेंट्स के साथ जो डिपॉजिट होता है ना, वही हमारा यहां पर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है, सोइल कंजर्वेशन इज ए मेथोडोलॉजी टू मेंटेन सोइल फर्टिलिटी, prevent soil erosion and exhaustion and improve the degradation condition of a soil. Lands with a slope gradient of dash should not be used for a cultivation. क्या बोला गया कि सोइल कंजर्वेशन एक मेथड है, एक प्रैक्टिस है, जिसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर जो आपकी सोइल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इरोजन हो रहा है या फिर न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है, इन सब चीजों से बचाना ही हमारा क्या होता है, सोइल का कंजर्वेशन होता है। इसीलिए हम यहां पर इसको मान सकते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का ये एक पार्ट है, ठीक है। और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट एक है कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। अब यहां पर आता है कि ये जो किस स्लोप के अंदर हमें या किस स्लोप से ज्यादा होने पर हमें वहां पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस को क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। तो देखो डियर, आपका जो 15 to 25 स्लोप होता है, वैसे तो 2% स्लोप से जैसे ही ज्यादा होगा वहां पर आपका इरोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन आपका 15 to 25% स्लोप होने के बाद हमें वहां पर कल्टीवेशन को क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। अगर हम वहां पर कर भी रहे हैं तो हमें वहां पर बेंच टेरेसिंग जैसी जो फैसिलिटीज है उन्हें क्या करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि बेंच टेरेसिंग आपको याद होगा उसके लिए स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कितने स्लोप पर की जाती है, 16 to 33, 16 से 33% स्लोप के ऊपर आप लोग क्या करते हो यहां पर, है ना। चलिए, तो अब यहां पर आपके अगली कुछ प्रैक्टिस बताई गई है, ये प्रैक्टिस को जरूर लिख लेना। कॉन्टूर बंडिंग, कॉन्टूर ट्रेसिंग, रेगुलेटरी फॉरेस्ट्री, कंट्रोल ग्रेजिंग, कवर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर सम ऑफ द रेमेडियल मेजर विच आर ऑफन अडॉप्टेड टू रिड्यूस सोइल इरोजन। ये हम सोइल इरोजन को कम करने के लिए हम इन प्रैक्टिस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जहां पर भी स्लोप 2% से ज्यादा होता है। समझ में आ गया सभी को यहां पर, ये भी आपके लिए क्या रहा, इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहां पर आपके लिए है, CACP रिकमेंड MSP फॉर क्रॉप्स। सॉरी, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस फॉर सुगरकेन इज डिक्लेयर्ड, व्हाट इज द MSP फॉर, ये एक्चुअल में लिखना भूल गया, सॉरी, है ना, वीट इन 2022-23, ठीक है। क्वेश्चन ये था, माफी चाहता हूं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया, है ना। क्वेश्चन बनाते बनाते क्या होता है, आधी नींद आ जाती है इसमें, है ना, तो हो जाता है ऐसा कई बार, तो माफी चाहता हूँ ऐसा होने की वजह से। लेकिन अगर 2022-23 में अगर आप लोग देखोगे तो 2015 हमारा क्या है, इसके लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस है। मिनिमम स्पॉट प्राइस कितनी क्रॉप के लिए दिया जाता है, टोटल 23 क्रॉप के लिए दिया जाता है ना। और रिकमेंड कौन करता है MSP को, CACP करता है ना, याद रखना, रिकमेंड करने का काम करेगा CACP, और यहाँ पर आपका जो MSP है उसको डिक्लेयर करने का काम, उसको जो है आपका नोटिफाई करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हो, या फिर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जरूर याद रखना बेटा। ये आपका MSP है यहाँ पर, है ना, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना रिटर्न ओवर कॉस्ट है, इसको चाहे आप लिख लेना। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है ना। ये आपका यहाँ पर MSP किसके लिए है, रबी क्रॉप के लिए है ना, 2022-23 के लिए। ये रहा आपका यहाँ पर MSP 2022-23 का, और ये 2021-22 का। 1975 था और अभी कितना हो चुका है, 2015 हो चुका है। और बार्ले के लिए कितना था, 1600 था, 1635 हो चुका है। ग्राम के लिए अगर हम बात करेंगे तो आपका 5230 हो चुका है, पहले कितना था, 5100 था। लेंटिल या मंसूर के लिए 5100 था, 55
500 हो चुका है। इसी प्रकार से रेपसीड एंड मस्टर्ड के लिए 4650 था एंड दिस हैज बीन बिकम 5050 एंड सेम फॉर द सनफ्लावर, दिस वाज द 5327 and now it becomes 5441. So always remember these all MSP because these can be asked in the exam. Okay, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम implementation from 2020 21 to 2024-25 with an outlay of 10,000 crore. Under this scheme, individual micro food processing unit would be provided credit linked कैपिटल सब्सिडी। देखो एक्चुअली में तो आपके जो करंट अफेयर के हम नोट्स, करंट अफेयर की जो क्लासेस 5 तारीख के बाद हम स्टार्ट करेंगे तो उस समय आपको मज़ा आ जाएगा इस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपको डेफिनेटली वर्क ये जितना भी करंट अफेयर है वो सारा को सारा समेट कर हमने 30 या 35 पेज में सारा कर दिया है, पूरा का पूरा 35 पेज में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो करंट अफेयर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन सब्सिडी थोड़ी सी अलग रह जाएगी, जो आपकी SMAM की है उसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी उसमें नाबार्ड नॉर्म्स भी आ जाएंगे, स्कीम भी अप्रोक्सीमेटली सारी की सारी आ जाएंगी, MSP भी आपका आ जाएगा, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, एक आधा इंस्टीट्यूट जैसे नाबार्ड वगैरह भी उसके अंदर कवर हो जाएगा, FCI भी आपका कवर हो जाएगा। हर एक चीज़ मोस्टली कवर करने का काम किया है जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव आपका इंपॉर्टेंट है। तो उन 35 पेजेस को अगर आप लोग पढ़ लोगे तो इतना तो वादा है कि करंट अफेयर में से आपके ज्यादा नहीं तो अगर 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं तो उसमें से 80 यानी कि कह सकते हैं 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 8 क्वेश्चन उसी में से पूछे जाने के चांस रहेंगे, है ना, चांस रहेंगे। देखो कंप्लीट आपको करंट अफेयर दिया हुआ है, या तो आप उसको पढ़ लेना भाई, है ना, मैं यहाँ पर आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ फिर बोलता हूँ, लेकिन आपके लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपको उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि समय कम है तो डेफिनेटली वो आपके लिए क्या करने वाला है, एक रामबाण का काम करने वाला है। ठीक है, और दूसरा आपसे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि उनकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है, तो वो भी आपके लिए रहेंगी। और तीसरा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके भी मैं क्वेश्चंस जो है वो रेडी कर रहा हूं ताकि आपको उनके क्वेश्चंस जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस है ना वो प्रोवाइड करवा दिए जाएं। बट वो उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो रेगुलर टेस्ट आपके टाइम पर दे रहे हैं टिल 12:15 तक, क्योंकि उनके नाम में लिखता जा रहा हूं जिनकी परसेंटेज या कह सकते हो जिनका रेशियो ज्यादा निकल कर आएगा 15 तारीख तक, उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि देखो ये इसमें कोई वो दो राय नहीं है, सभी के सामने बोला जा रहा है और सभी के सामने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा हूं, क्योंकि देखो पढ़ोगे मेहनत करोगे तभी तो फायदा है। अब उसके बाद में क्या फायदा होगा, समझ में आया मैंने क्या बोला, क्योंकि उसके बाद फिर कहां पढ़ना यार, फिर तुम मतलब आप बेवकूफी भरी बात करोगे। और 15 तारीख तक वही आपका पढ़ने का काम कर पाएगा, वही को देने का फायदा है जो मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत ही नहीं कर रहे तो फिर उनको तो मैं पॉसिबल नहीं है ना, फिर क्या फायदा है, इससे अच्छा उनको ना मिले, है ना, उन्होंने टाइम पास करना है बेचारों ने। अभी तक 3 टेस्ट आपके हुए हैं, लेकिन 3 में से किसी ने एक टेस्ट भी, कई कुछ बच्चों ने तो किसी ने 20 अप्रोक्सीमेटली, किसी बैच में तो 20 बच्चों ने दिया हुआ है। अब टोटल आपके सोच के देखिए 500 स्टूडेंट में से अप्रोक्सीमेटली केवल और केवल नाम मात्र अगर हम बात करें तो 70 बच्चों ने मैक्सिमम टेस्ट दिए होंगे। कितनी शर्म की बात है ना। लोग टेस्ट के लिए मतलब कर रहे हैं कि हमें कम से कम फ्री ऑफ टेस्ट क्वेश्चन मिले, ये मिले, और इस लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए जाते उन लोगों को। कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना तुम, नहीं मिलते उनको यार। वो लोग घूमते बैठे रहते हैं, उनको बस केवल ना वो वेबसाइट होती है कॉपी पेस्ट, तुम इन क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट दिखा देना, ये खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है। ये 60 क्वेश्चन तुम एक काम करना, तुम एक भी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट दिखा देना। हाँ, हो सकता है आज से 5 दिन के बाद कोई कॉपी पेस्ट करके बैठा हो इनको, वो मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं और 2 दिन के बाद एक नई टेस्ट सीरीज निकालते हैं 500 रुपए में, उसको परचेज कर लेना, फिर वो मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो फर्क है इन दोनों में, और फर्क अगर आपको ये रखना है, आपको पढ़ना है, तो डेफिनेटली इस प्रकार से आना पड़ेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस चीज के लिए, कोई ये नहीं कि छोटी मोटी बात नहीं है, चैलेंज करना बहुत बड़ी बात होती है और मैं हमेशा से करता आया हूं चैलेंज। ठीक है, तो इस चीज को पढ़िए समझिए। तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020-21 से लेके 2024-25 तक के लिए प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम जो है वो यहां पर लॉन्च की गई थी। इस स्कीम को किस लिए लॉन्च किया गया था यह भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि स्कीम को आपका 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है, तो टोटल 5 साल के लिए स्कीम आई है ना। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि नाम इस स्कीम का क्या है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग,
तो फूड की प्रोसेसिंग के लिए इंडिविजुअल पर्सन जो होता है, जैसे मान के चलिए मैं अकेला क्या लेने चला जाऊं, सब्सिडी लेने चला जाऊं, तो मुझको कितनी सब्सिडी मिल सकती है। तो यहां पर इन्होंने बताया कि आपका जो पर्सन होता है उसको 35% सब्सिडी मिल जाएगी, और मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट जो होगी वो कितनी होगी, 10 लाख रुपीस होगी। 10 लाख रुपए से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी, और 35% ही यहां पर क्या मिलेगी, आपको सब्सिडी मिलेगी। दोनों में से जो कम होगा वही यहां पर मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका कहने का मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए का आपका प्रोजेक्ट है ना, तो 1 लाख में से आपको 35% यानी कि 35,000 रुपीज क्या मिल जाएगा, सब्सिडी प्रोवाइड करवाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपके लिए यहां पर है जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहां पर इसको बता दिया, वैसे भी ये स्कीम आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ये सेंटर और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो है, ये देखो, ये रेशियो देख के कंफ्यूज तो नहीं हो गए। ये 60-40 रेशियो है जनरल स्टेट में। 19-10 रेशियो आपको पता है कहां पर रहता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन, है ना। ये बार बार यहां पर देखो ये लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने ये तो लिखा ही नहीं, पता नहीं किसके लिए लिखा दिया। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि टाइम कम होता है, समय कम होता है, और चीज ज्यादा बतानी होती है, तो इसलिए यहां पर नॉर्मली लिखा जाता है। ठीक है, और अगला यहां पर यह बता दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और 100% किसके अंदर, यूटी के अंदर। नेक्स्ट है थीम, इसका क्या है, अभी स्कीम का थीम पूछ सकते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, या फिर पूछ सकते हैं कि ये जो थीम है वो किस स्कीम के लिए है। तो आपको स्कीम का नाम पता होना चाहिए। कवरेज यानी कि इसके अंदर कितनी कवरेज की जाएगी, 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को कवर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी इसके बारे में और हम डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन अभी तक आप इसको पढ़ने का काम करिए। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, अब देखो आज मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनाए हैं जो स्टेटमेंट आपकी है उनको देखकर, उसके बाद एसेशन और रीजनिंग के ऊपर, कि शायद अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आ जाए तो आप लोग वहां पर जाकर कंफ्यूज ना हो, आपको डर ना लगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आ गए। पहले से आप फेमिलियर हो जाए उसके प्रति, उन क्वेश्चंस को देख लो कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपके लिए है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज कॉन्जेनियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोयल एग्रीगेट्स एंड ह्यूमस लीडिंग टू इंप्रूव्ड सोइल स्ट्रक्चर, सोइल पोरोसिटी एंड पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट 2 यहां पर है, अडॉप्शन ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग क्रस्टिंग एंड सीलिंग एंड सॉरी जी, यहां पर क्या बोला गया, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज कॉन्जेनियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोइल एग्रीगेट्स एंड ह्यूमस लीडिंग टू इंप्रूव्ड सोइल स्ट्रक्चर, सोइल पोरोसिटी एंड पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन। कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है अगर हम वो अडॉप्ट करते हैं तो सोइल एग्रीगेट आपका प्रॉपर होता है, सोइल का स्ट्रक्चर आपका इंप्रूव होता है ना। आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को अगर अडॉप्ट करते हो तो आप यहां पर अपने फील्ड के अंदर पोरोसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर सकते हो, आपके नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे काम यहां पर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में होने वाले हैं। स्टेटमेंट 2 यहां पर क्या करती है कि एडॉप्शन ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग क्रस्टिंग एंड सीलिंग एंड डिक्रीजिंग सोयल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, डिक्रीजिंग सोयल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। ये यहां पर स्टेटमेंट 2 बोल रही है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि आपका क्रस्टिंग इंक्रीज हो जाता है, सीलिंग एंड डिक्रीजिंग वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। आपको नहीं लगता कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी जब ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा, और क्रस्टिंग जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो एग्रीगेट्स हो जाएंगे, बिल्कुल आपके ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपका सीलिंग इंक्रीज थोड़ा ना होगा, सीलिंग तो डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर, है ना। मतलब सीलिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट आपका ब्लॉक हो रहा है यहां पर। तो लेकिन क्या ऐसा हो जाता है? तो फिर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कैसे बोलोगे? फिर तो इरोजन बढ़ जाएगा आपका, और इरोजन बढ़ जाएगा तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कैसा हुआ? तो यहां पर बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब हम ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर कर देंगे ना। हमें मतलब नहीं है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर है करेक्ट, ये तो गलत है, ये बात तो मैं तो नहीं मानता, ये तो मैंने गलत कर दिया। दूसरा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, नहीं जी, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही थी, तो ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सिंपल सी बात थी, राइट आंसर है और एग्जैक्टली दिया हुआ है, इसको हम राइट आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है, इन विच वेराइटी ऑफ बनाना हार्ड लंप इज कॉमन प्रॉब्लम।
हार्ड लंप जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है किसके अंदर, बनाना की वैरायटी के अंदर। रस्थली है, नेंदरन है, ग्रैंड डेने है, रोबस्टा है या फिर मोन्थन है। देखो इसमें से ये आपका जो रस्थली वैरायटी है इसके अंदर हार्ड लंप, लंप का मतलब क्या होता है एक्चुअल में जब बनाना में देखा जाएगा तो एक प्रकार से ना इसकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, है ना। जैसे आपने बनाना के अंदर कोटा वजाई, नीरा वजाई इनके बारे में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, आपको पढ़ाया था ना जब आपको करवाया गया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी आपका क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और कोटा वजाई जो नीरवजाई होता है पूर्ण वैरायटी के अंदर आपको बताया था कि पूर्ण वैरायटी के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर तो नहीं है वो, है ना, लेकिन उसको याद कर लेना, है ना। इस प्रकार से जितने भी एक डिसऑर्डर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो कई बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, तो इनको जरूर पढ़ा करो। और खासकर कई बार ये देखने को मिलता है हार्ड लंप, अरे यार ये कब देखने को मिला, है ना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, कभी पढ़ा ही नहीं था सर। लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस में ही से था, लेकिन दिक्कत कहाँ थी, हम पढ़ना भूल गए थे, ठीक है, हम डिस्कस करना भूल गए थे। कई बार क्या होता है, अब ये नहीं कि अब क्लासरूम ठीक है आपको हर चीज देती है, ऐसी बात नहीं है। कई बार हम ये चीज सोचते हैं कि शायद क्लासरूम हमें हर चीज नहीं दे रही है या फिर हमें क्लासरूम के अंदर सब कुछ मिलना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आपको कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं कर सकता, आपको केवल इतना दे सकता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको कवर कैसे करना है। अब इन क्वेश्चंस को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये नहीं देखना अरे यार ये तो मेरा रह ही गया। अब हम केवल क्या करेंगे, बनाना के ही डिसऑर्डर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और बनाना के डिसऑर्डर को सर्च करते 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 आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे और 3 घंटे निकल गए, फिर हमने वेस्ट कर दिया। तो फिर आपका क्वेश्चन ये यहां पर देने का फायदा क्या हुआ, ये क्वेश्चन देने का फायदा ये हुआ कि आप इस क्वेश्चन को यहां पर पढ़ें और अपने नोट्स के अंदर एक एड ऑन और कर लें, बस चुपचाप सेम चीजों को पढ़ते रहें विदाउट कंफ्यूज करते हुए। आपके नोट्स में इसी चीज को ऐड ऑन करो, आपके नोट्स के अंदर जो हॉर्टिकल्चर के नोट्स हैं उसमें इसको ऐड ऑन किया, अगर नहीं है ना, आपका लिखा और आगे बढ़ गए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं सर्च करना है, कुछ नहीं दिमाग पे बोझ डालना, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। समय होता तो मैं बोलता कि तुम पीएचडी करके फिर निकल के आओ इस डिसऑर्डर में से, लेकिन अभी समय नहीं है। जिस दिन नौकरी लग जाओगे फिर तुम हार्ड लंप के ऊपर एक काम करना, रिसर्च करना स्टार्ट कर देना, समझ में आ गई। फिर निकाल के लेके आना कि इसकी और वैरायटी कौन कौन सी हो सकती है, अभी तक कुछ नहीं सर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैश ट्रांसक्यूलेंसी इज सीरियस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, ये एक डिसऑर्डर है फ्लैश ट्रांसक्यूलेंसी। ये डिसऑर्डर जो है वो किस फ्रूट क्रॉप में देखने को मिलता है, पपाया में, सिट्रस में, पाइनएप्पल में, गुआवा में, मैंगो में। देखो ये क्वेश्चन में मुझे आपको एक कंफ्यूजन बताता हूं। देखो ये पपाया में भी देखने को मिलता है और पाइनएप्पल में भी देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में से राइट आंसर किसको करेंगे ये मुझे कंफ्यूजन था। मैं सच बताता हूं, मैं इसको कंफर्म करके आपको जरूर बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्या मान के चलना, आप पपाया को मानकर चलना। पाइनएप्पल अगर होगा तो आपको इसके रिलेटेड क्या कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, मैं एक बार सर से पूछ लेता हूं, है ना, जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं उनको कॉल कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक के लिए एक बार आप पपाया को मानकर चलना, क्योंकि ज्यादातर जो आपका मिल रहा है कंटेंट किसके रिलेटेड मिल रहा है, पपाया के रिलेटेड मिल रहा है, तो दोनों में ही है। अगर दोनों का आंसर आ गया, वैसे देखो यार राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही होने चाहिए, यहाँ पर बोथ ए एंड बी या फिर समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए था, बोथ ए एंड सी, है ना। लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए यहाँ पर ये बताया ताकि आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो मेरा उठाया हुआ क्वेश्चन है पीछे आईसीआर के आपके जेआरएफ के एग्जाम में, ठीक है। तो वहां से मैंने उठाया, इस क्वेश्चन को लेके आया और इस क्वेश्चन को एज इट इज आपके सामने इसलिए लेके आया ताकि आपको यहां पर ये इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब देखो वहां पर आया हुआ है तो क्वेश्चन आपके यहां पर भी कभी भी आ सकता है, ये तो है ना, इसलिए ये क्वेश्चन आपको यहां पर प्रोवाइड करवाने का काम किया हुआ है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वुलीनेस यूजुअली अकर्स व्हेन स्टोन फ्रूट आर स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ, वुलीनेस एक क्या है, डिसऑर्डर है। ये आपका जब स्टोरेज किया जाता है फ्रूट को उस समय अकर करता है, तो ये किस टेम्परेचर पे अकर करता है, 0 डिग्री पे, 0 to 1 डिग्री सेल्सियस, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस और 8 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए एग्जैक्ट टेम्परेचर आपका याद कर लेना, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये आपका वुलीनेस। स्टोन फ्रूट कौन से होते हैं, अच्छा स्टोन फ्रूट बोल दो, स्टोन फ्रूट का दूसरा नाम क्या होता है, ड्रू फ्रूट, है ना। इसका फ्रूट का टाइप कैसा होता है, ये आपका ड्रू फ्रूट। अच्छा ड्रू फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं भाई, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। देखो मैंगो आपने एग्जांपल बोला, ठीक है मैं मैंगो ही बोल दूंगा, मैं और भी बोल दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने है ना, लेकिन और बताइए और कुछ। सिंपल फ्रूट है, सिंगल सीडेड फ्रूट होता है ये आपका,
ठीक है, मोस्टली देखो 99% आपको सिंगल सीडेड फ्रूट मिलेगा। सिंगल और सुपीरियर ओवरी से ये डेवलप होता है। किससे? सिंगल और सुपीरियर ओवरी से ये क्या होता है आपका डेवलप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? मैंगो के अलावा और क्या हो सकता है? कोकोनट, ओके ओके, बेर, डेट पाम, और बोलिए पीच, वेरी गुड। यानी कि प्रूनस फैमिली के ज्यादातर जितने भी फ्रूट है सारे के सारे क्या हैं? ड्रूप है। प्रूनस फैमिली याद रखना, ये हमारा प्रूनस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो हमारे क्या होते हैं यहाँ पर? ठीक है, पियर, पीच, प्लम, है ना, ये सारे के सारे प्रूनस से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके? ठीक है, प्रूनस जीनस बोल दो ना, उससे उससे जो आपका बिलोंग करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आ गए, और डेट पाम आपका आ गया। ठीक है, कैसे और क्या हो सकता है आपका? एप्रीकोट भी हो सकता है इसके अंदर, है ना। ये सारे के सारे फ्रूट आपके किस में आएंगे? आपके ड्रू फ्रूट आपको इनको बोल सकते हो, या फिर आपका स्टोन फ्रूट बोल सकते हो। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए भाई, क्या बोला? पियर पोम है, सॉरी पियर नहीं, पीच है ना, सॉरी 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 सॉरी, पीच है ना, पीच प्लम। पियर आपका नाशपाती आ गया ना। तो नाशपाती जो है या फिर एप्पल है, पियर है, ये दोनों क्या है? पोम फ्रूट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रूट टाइप आपको बताया है ऑलरेडी, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो मजा आ जाएगा, कभी आपको भूलने की मतलब वही नौबत ही नहीं आएगी, है ना। दोबारा हॉर्टिकल्चर वाला एक बार दिमाग में रिमाइंड कर लेना, आपको कभी कहीं भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है हॉर्टिकल्चर के लिए, इतना अच्छे से बताया है आपको यार। नेक्स्ट है मोस्ट सीरियस पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज ऑफ मैंगो। आप सब जानते हैं क्या? एंथ्राक्नोज। इसके बारे में तो ज्यादातर बच्चे जानते ही हैं, है ना। ये तो राइट आंसर आपका मोस्टली बच्चों ने किया हुआ था। एंथ्राक्नोज कॉज्ड बाय क्या है आपका? ये जरूर याद कर लेना, कोलाइटोट्रैकम ग्लोस्पोइड्स, है ना, एंड ओकेजनली कोलाइटोट्रैकम एक्यूटेटम। लेकिन ये नहीं आता, हमें इसको याद करना है। ठीक है, ये एक मेजर आपका क्या है? फंगल डिजीज है। इसमें होता क्या है? मेजर लूज अकर फ्रॉम फ्लावरिंग टू फ्रूट सेटिंग अगेन आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, sunken black spot appears on the surface of fruit during ripening. The disease is most rare following periods of wet weather. यानी कि इसके लिए कोई पूछ ले कि फेवरेबल क्लाइमेट कैसा है, तो आपका यहाँ पर वेट कंडीशन यानी कि ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज्यादा होगी वहां पर आपका ये डिजीज जो होगा वो आपका अकर करेगा। तो इनसे सीखना चाहिए, ये बातें जो होती है ना ये माइंड में रखनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। डिस्कशन और कुछ नहीं देता आपको, ये डिस्कशन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ ना, कुछ नहीं देगा आपको, केवल एक चीज देगा कि क्वेश्चन की अप्रोच कैसे समझनी है, और कुछ नहीं देने वाला आपको। अगर आपका 1 घंटा यहां पर मैं वेस्ट करवा रहा हूं तो उसका मतलब यही है कि उस 1 घंटे में आप ये सीख कर जाएं कि क्वेश्चन की अप्रोच को क्या करना है, कैसे आंसर करना है, तभी आप लोग यहां पर क्या कर पाओगे, आपका जो डिस्कशन में आना सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज डिस्कशन में आने का कोई फायदा नहीं है। मत आइए, अपना पढ़िए आराम से और मजे लीजिए जिंदगी के। ठीक है, सुकून से काटिए जिंदगी। अगला है अंडर सेलाइन कंडीशन, सेलाइन इरिगेशन वाटर कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट विल परफॉर्म वेल। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि सेलाइन कंडीशन के अंदर कौन से फ्रूट को आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रो करवा सकते हो। तो आपका लेमन, ऑरेंज, आपको पता है सिट्रस वाले ज्यादातर क्या होते हैं, इनको सोल्टी कंडीशन में आप लोग ग्रो नहीं करवा सकते, ज्यादातर ये क्या होते हैं, सोल्ट में सेंसिटिव होते हैं, तो हम इनको तो पहले ही क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। डेट पाम और बेर दोनों को अच्छे से ग्रो करवाते हैं हम लोग यहाँ पर, फिग ये भी आप लोग ग्रो नहीं करवा पाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है देख लो भाई, सी और डी, सी और डी ओनली, ये क्या रहा आपका राइट आंसर रहा। तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना कंफ्यूज होगे उतना दिक्कत में आओगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्या बोला जा रहा है ये देखो, उसके बाद यहां पर आपका राइट आंसर करो। अब एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजनिंग के भी लेके आया हूं ताकि आपको यहां पर दिक्कत ना आए, और 2 क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग भी लेके आया हूं ताकि आपको यहां पर भी दिक्कत ना आए। अगर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तुम पहले से उसके प्रति क्या हो चुके हो, एडॉप्ट हो चुके हो, वो क्वेश्चन पहले ही तुम लोग देख चुके हो, तो तुम्हें वहां पर आपका क्या नहीं होगा, एकदम से असमंजस नहीं होगा, अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, असर्शन रीजनिंग पहले ही देख चुके हो,
अब बोलोगे हाँ ये तो सर देते थे, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन आराम से करेंगे, आंसर करेंगे, पढ़ तो लेते हैं, मजा आएगा क्वेश्चन करने में, है ना। देखो कैसे होता है असर्शन और रीजनिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जब तुम लोग क्या करते हो, किसी भी चीज के लिए कोई एक चीज होती है, जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं आपके यहां पर क्लासरूम में आया, मैं क्यों आया, मैं क्लासरूम में इसलिए आया क्योंकि मेरे को क्या करना था, क्लास लेनी थी, समझ में आया, ठीक है। दूसरी बात, मैं तुम्हें दो बातें बताता हूं, तुम दोनों बातों को अपने आप में फॉलो करके दिखाना, ठीक है। पहला है कि क्या हुआ, कल भारत के ऊपर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला किया। आज सुबह भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, तो क्या हम मान सकते हैं कि कल का एक जो आपका हादसा हुआ था उसके लिए आज का जो कारण था, वो जो आज का यहां पर हमने रीजन दिया था, वो रीजन बिल्कुल सही था। वो रीजन किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि कल का जो आपका हादसा हुआ था उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और पाकिस्तान के ऊपर क्या कर दी, स्ट्राइक करने का काम किया। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए रीजन क्या रहा, तो जैसे कि यहां पर क्या बोला गया कि डी नेवलिंग जो है वो एक कॉमन कल्चरल प्रैक्टिस है, किसके अंदर, बनाना कल्टीवेशन के अंदर। जब हम लोग आपका क्या पढ़ रहे थे, आपकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ रहे थे, तो हमने यहां पर आपके फ्रूट के साथ बनाना के अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी डी नेवलिंग। डी नेवलिंग का मतलब हमने बोला था, डी नेवलिंग जब वर्ड आता है तो नेवल को क्या करना, रिमूव करना। और नेवल हमारा क्या था, मेल बर्ड था। और मेल बर्ड जो है आपको पता है कि आपके बनाना के अंदर कोई काम की नहीं होती है, उसमें कोई हेल्प नहीं करती है। तो यहां पर बोला गया कि जो मेल बर्ड है, डी नेवलिंग रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर बर्ड, साफ बोला गया, नेसेसरी इफ द मेल फ्लावर बर्ड इज लेफ्ट ऑन द बंच, कि अगर ये बच जाती है बंच के ऊपर तो ये क्या करेगी, कंपीट करेगी फ्रूट के साथ, किसके साथ, किसके लिए, एसिमिलेट एंड आल्सो हर्बेशियस इंसेक्ट विच अटैक फ्रूट देयर बाय अफेक्ट द फ्रूट अपीयरेंस। यानी कि ये आपका साथ तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी, तो आपका फ्रूट के साथ कंपटीशन हो गया, तो फ्रूट की क्वालिटी वैसे डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अगर फ्लावर है तो उसके ऊपर इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट अगर यहां पर आएंगे तो फ्रूट पे भी अटैक करेंगे, और फ्रूट पे अटैक करेंगे तो फ्रूट की क्वालिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो बिल्कुल सही, हमने इसको इसलिए रिमूव किया क्योंकि ये हमारा रीजन था। समझ में आ गया। तो असर्शन ये था कारण, ये था रीजन, और ये था आपका प्रैक्टिस को डन करना। तो हमने यहां पर बोला था ना कि जिस प्रकार से आज भारत ने एयर स्ट्राइक की, कल पाकिस्तान ने क्या किया था, भारत के 2 फौजियों को शहीद कर दिया था। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो इसलिए यहां पर ये आपका रीजन बिल्कुल सही था इस एयर स्ट्राइक के लिए, इस पर्टिकुलर आपके एक्टिविटी के लिए। समझ में आ गया। तो ये आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। तो अब देखो, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, और ये रीजन भी बिल्कुल सही है इस असर्शन के लिए। समझ में आ गया। तो यहां पर ये हम कहानी में देखते हैं कि ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो हमें आगे जाना ही नहीं पड़ा, और पहले ही बात में हमने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल सही कर दिया। अब बताओ कि क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया ये चीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ कर, हैं? हो तो रहे हैं सर, बोले कैसे अब, है ना। बोल के हमने सर पंगा थोड़ा ना लेना है, समझ भाई। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका अगला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर असर्शन है कि बिटर पिट ऑफ एप्पल डेवलप लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड ड्यूरिंग द स्टोरेज। बिटर पिट आपको पता है अच्छे से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ये आपका एप्पल में देखने को मिलता है। और ये खासकर ग्रोइंग सीजन में, या फिर आपका जब आपका फ्रूट पक रहा होता है उस समय, या फिर आपका स्टोरेज के टाइम पर ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या बोला गया कि कैल्शियम डेफिशिएंसी इज द प्राइमरी कॉज ऑफ बिटर पिट इन एप्पल। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत बात नहीं है। और अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड को आप स्प्रे कर दीजिए, या फिर आपके एप्पल को डिप कर दीजिए किसमें, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, बिटर पिट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही रीजन है हमारा, है ना। तो हमने यहां पर क्या बोला, इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमने इसको क्या किया, डन किया, ठीक है। तो चलिए भाई, ये भी आपका बिल्कुल सही रहा, है ना। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर, दोनों करेक्ट भी हैं। और आपका एक जो आर जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। ए को एक्सप्लेन कर रहा है ये आपका आर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। दो लिस्ट को आपस में क्या करना है, मैच करना है, मिलाना है, ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को।
नाइट्रोजन, जिंक, मोलिब्डेनम और आयरन। अब देखो क्या बोल रहा है यहां पर, रोसेटे ग्रोथ, ओवरऑल क्लोरोसिस, सिम्टम सिमिलर टू पोटेशियम डेफिशिएंसी, स्वीयर इंटरवेलर क्लोरोसिस। अबे देखो थोड़ा ध्यान से, नाइट्रोजन ओवरऑल क्लोरोसिस करता है कि नहीं करता, बताया कि नहीं बताया। जिंक, जिंक के ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम देख लेते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या बोल रहा है, सिम्टम सिमिलर टू पोटेशियम डेफिशिएंसी, करता है कि नहीं करता, बताओ जरा, है ना, सिमिलर है ना इसके अंदर, तो ये क्या हो गया इसका राइट आंसर। आयरन, स्वीयर इंटरवेलर क्लोरोसिस, करता है कि नहीं करता, जरा बताओ, है ना, तो बचा क्या एक, ये हमारा क्या आ गया, रोसेटे ग्रोथ। समझ में आ रहा है, तीन अगर हो गए तो चौथा अपने आप हो जाएगा, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इनको करेक्ट मैच करते हुए तो पहला हमने आंसर यहां पर बना सकते हैं, क्या है ये हमारा, क्या है, 2, 1, 3 और 4, 2 1 3 4, जरा देखो 2 1 3 4 कहां पे है, 2 3 गलत हो गया, 2 1 3 4 राइट आंसर, बिल्कुल सही याद है, तो ये हमारा बिल्कुल सही जाता है। बताइए जरा, इतने इजी सवाल थे यार, इतने अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना, बट तुम मजे नहीं लेते हो क्वेश्चंस के। क्वेश्चन तुम्हारे मजे ले, उससे अच्छा तुम क्वेश्चन के मजे ले लो। समझ में आ गया। कई बार तो दो से ही सोल्व आउट हो जाता है पूरा का पूरा क्वेश्चन, दो अगर आपको पता लग गया तो भी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो अर्का पुनीत, अब यहां पर अर्का पुनीत की जब भी हम बात करेंगे तो ये क्रॉस है किसका, अल्फांसो और बैगनपल्ली का, ये हम जानते हैं अच्छे से, तो पहले में ये क्रैक हो गया। पूसा अरुणिमा, पूसा अरुणिमा जो है वो आपका यहां पर अमरपाली और सेंसेशन का क्या है, क्रॉस है। उसके बाद में यहां पर जो आपका वेलई कोलंबन है, ये आपका क्या है, एक पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी है ना, ये भी हो गया। दशहरी आपका यहां पर क्या है, C35, ठीक है, ये शायद इसकी कोई वैरायटी, या फिर मैं इसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको देखो गलत गाइड करूं उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, मुझे भी ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन एग्जैक्ट आया हुआ था, ठीक है, और मैं यहां पर आपके लिए लेके आ गया, और ये यहां पर जब मैंने तीन को मिला दिया तो चौथा अपने आप मिल गया। अब मुझे इससे मतलब नहीं था कि क्या था ये, है ना, इसलिए मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन को यहां पर अडॉप्ट करने का काम किया। तो देख लो, पहला, तीसरा, चौथा और आपका दूसरा, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया ना, दूसरा और चौथा नहीं, चौथा सही है, सही है, सही 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 सही, बिल्कुल सही आंसर है ना, तो ये हमारा क्या रहा, राइट आंसर रहा। ठीक है, चलिए भाई, है ना, तो एक आधा क्वेश्चन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन जानते हो क्या होती है, सोमैटिक सेल से जो आपकी वेरिएशंस होती हैं, है ना, और क्वेश्चन पूछा गया कि सोमैटिक सेल से जो वेरिएशंस होती हैं वो उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है, तो कौन सी बात सही नहीं है, इट इज ए फिनोटिपिक वेरिएशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि सोमैटिक सेल आपकी ज्यादातर क्या होती है, आउटर स्ट्रक्चर होती है, तो उसके अंदर जो वेरिएशन होगी, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इट कैन बी जेनेटिक और एपिजेनेटिक, बिल्कुल सही बात है, ये कई बार जेनेटिकली भी, क्योंकि हमें तो उसके अंदर देख रहे हैं ना, तो जेनेटिकली आपका वहां पर जो है इस चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉन हेरिटेबल, ये आपका यहां पर क्या है, गलत बात है, क्योंकि ये नॉन हेरिटेबल बोलना, हेरिटेबल भी हो सकती है, कोई भी पर्टिकुलर आपकी चीज, जैसे सोमा क्लोनल वेरिएशन आई थी, वो बाद में अगली जेनस के अंदर भी जा सकती है, अगली प्रोजनी के अंदर भी एंटर कर सकती है। इट इज हाईली अनडिजायरेबल, हाईली अनडिजायरेबल, कोई जरूरी तो नहीं है अनडिजायरेबल हो, कई बार डिजायरेबल भी तो हो सकती है। हाईली अनडिजायरेबल का मतलब जानते हो, कि मतलब ये हमेशा ही इस प्रकार से होगी कि नुकसान ज्यादा होगा इसका, लेकिन हम तो सोमा क्लोनल वेरिएशन करवाते भी तो हैं, तो आपका यहां पर ये गलत बात हो जाएगा, तो ये दोनों ही आपकी बातें क्या हैं, गलत है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बोथ सी एंड डी। समझ में आया ओ महान आत्माओं, अब नहीं बोलेंगे यार, एक तो मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, तुम लोग मतलब बोलोगे यस नो करने में तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या, हद है यार। सोने आए हो तुम क्लास में, मेरे को पता है, आधे ज्यादा सो रहे हैं, आधे से ज्यादा, क्यों, क्या फायदा है यार, तुम मतलब एक एनर्जेटिक फॉर्म के अंदर तो रहो कम से कम। यस वी कैन डू, यस और नो, मजा नहीं आया, यस और नो, अबे तुम भी नहीं है, तुम्हारी आवाज भी नहीं आई, यस और नो, यस दिस इज यस, है ना, ये यस की रिक्वायरमेंट थी, बढ़िया। अरे मजा आना चाहिए, मतलब पढ़ रहे हो तो एक अंदर से एनर्जी तो क्रिएट होनी चाहिए, है ना, जिसकी वजह से मतलब एक
आप माहौल मतलब ये नहीं है कि मतलब सारा दिन मतलब जब सुस्त पड़े रहते हो, अब इस टाइम तो थोड़ा सा किया करो। सुबह तो योगा तुम करते नहीं बाबा रामदेव के साथ, है ना। चलिए, सीड वायबिलिटी कैन बी टेस्टेड बाय, सीड वायबिलिटी के टेस्ट के लिए देखो, जैसे ही सीड वायबिलिटी के टेस्ट की बात आएगी आपके माइंड में आएगा टेट्राजोलियम टेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, जर्मिनेशन टेस्ट, बिल्कुल सही बात है, अगर जर्मिनेशन करवा के देखोगे तो टेस्ट आपका हो सकता है, यस और नो। एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट, ये भी आपके जर्मिनेशन टेस्ट के लिए अडॉप्ट किया जाता है। टेट्राजोलियम टेस्ट, ये भी अडॉप्ट किया जाता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आइदर 1 2 और 3, बिल्कुल सही आंसर किया और आगे बढ़ गए, क्योंकि नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता जब तीनों हैं आपके, और बोला भी गया कि तीनों में से एक ही अडॉप्ट करोगे, तीनों तो अडॉप्ट करने से रहे, ऐसा तो है नहीं कि पहले इससे कर लो फिर इससे कर लो फिर ऐसे कर लो, पागल ही होगा कोई जो बार बार कर रहा है अपना, है ना। समझ में आ गया, कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस समय कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्टली एक ही मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोजीनस डोरमेंसी। अरे वाह, देखो डोरमेंसी क्या होती है पहले ये बताओ, बाकी बातें बाद की है। डोरमेंसी का मतलब होता है जब आपका किसी भी प्रकार से आपका जो सीड है वो वायबल होते हुए, जिंदा होते हुए, जैसे आप लोग अभी थोड़ी देर पहले जिंदा तो थे लेकिन डोरमेंट थे, है ना, मुश्किल से आपके अंदर लिविंग एबिलिटी आई थी, है ना, यस और नो करते हुए, लेकिन पहले आप क्या थे, डोरमेंट थे, सुन रहे थे, बस सर बता दो सुन लेंगे, बस मजा आ रहा है ना। चलिए, तो ये क्या था आपका, डोरमेंसी था। यहां पर ये क्या है कि डोरमेंसी का मतलब होता है कि जिंदा होते हुए भी जब कोमा की स्टेज होती है और वो क्या ना कर पाए, जर्मिनेट ना कर पाए। दो प्रकार की डोरमेंसी होती है, एक एंडोजीनस होती है, एक एक्सोजीनस होती है, समझ में आ गया। एंडोजीनस होती है जो इंटरनली आपका वहां पर क्या करती है, आपकी वर्क करती है या इंटरनली आपके कहीं ना कहीं जनरेट होती है, और एक्सोजीनस होती है जो बाहर से होती है। बाहर का मतलब क्या होता है, जब एनवायरमेंटल कंडीशन आपकी जो है वहां पर ना मिल पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोजीनस। और एक्सोजीनस होता है जब सीड की खुद की क्या हो, कोई ना कोई गलतियां हो जाए। तो क्या बोला गया कि ये आपका कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो भाई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होने में तो आप सब लोग जानते हो कि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है सीड की, वो भी हो सकता है, उसके अंदर जो उसका जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है कि हार्मोन अवेलेबल ना हो पाना या फिर एम्ब्रियो का फॉर्म ना हो पाना, वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रीजन को क्या है वहां पर, है ना। तो यहां पर बोला गया कि मोर्फोलॉजिकल रीजन होगा, हाँ जी बिल्कुल ये भी होगा, मोर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों होंगे। आगे क्या है, केमिकल, ना जी केमिकल रीजन नहीं होगा। आगे मैकेनिकल, मैकेनिकल भी नहीं होगा। आगे कल्चरल, कल्चरल तो इसकी बात ही नहीं हो रही है, ये तो कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है इसका। तो आपका मेथड यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, इसमें तो सोचना ही नहीं है। और आपका डोरमेंसी के रिमूव करने के मेथड आपको याद है कि नहीं याद है, एक स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन, दोनों को जरूर याद रखना। बाकी होते तो हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को आप लोग यूज करते हो, है ना, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी लाइट को यूज करते हो, है ना, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन में आप टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हो। और जब भी हम स्कैरिफिकेशन की बात करेंगे तो उस समय आप जो हार्ड कोट होता है उसको या तो सॉफ्ट करते हो या हार्ड कोट को रिमूव करते हो विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर, विद द हेल्प ऑफ एसिड ट्रीटमेंट, विद द हेल्प ऑफ टम्बलर, विद द हेल्प ऑफ नाइफ, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, एनीथिंग एल्स दैट वी आर यूजिंग, है ना, इसके अंदर। तो यहां पर इस चीज को हमेशा से इस प्रकार से पढ़ो जब आपके उसके अंदर मतलब कोई भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है ना, पहले क्वेश्चन को समझो यहां पर कि उसके अंदर रीजन क्या है ना। तो जब डोरमेंसी की बात ही हमने यहां पर कर दी कि डोरमेंसी इंटरनली आपकी अडॉप्ट हो रही है, तो उसके अंदर रीजन क्या हो सकता है ना। तो रीजन आपका यहां पर है मॉर्फोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल रीजन जानते हो ना कि उसकी बॉडी की जब शेप जो बनती होती है वो किस प्रकार से बनी हुई है, तो डेफिनेटली उसका रीजन भी वहां से हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका वहां पर जो है इंटरनल रीजन भी हो सकता है, कोई फिजियोलॉजिकल आपका हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है, एम्ब्रियो का फॉर्म अगर ना हो पाए तो डेफिनेटली वो भी रीजन हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकल और आपका मॉर्फोलॉजिकल दोनों रीजन हो सकते हैं, किसके लिए, सीड की डोरमेंसी के लिए। तो इसके लिए यहां पर आंसर हमारा क्या चला जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रीजन। ठीक है, क्या बोल रहे थे मिश्रा जी, समझ में नहीं आया अभी तक? आ गया, अरे तुम कहां गायब रहते हो, तुम क्लास में रहा करो। पेपर नहीं दिया तूने, पीटेगा तू। मैं तो कोई बात नहीं, पेपर हो जाने दे, फिर मैं डिस्कशन तेरे साथ ढंग से करूंगा। एक्स्ट्रा डिस्कशन है आज, एक बार डिस्कस ये कर लेता हूं मैं। वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट फ्रॉम ए सिंगल मदर प्लांट
विच रिटेन देयर कैरेक्टर आफ्टर रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज नोन एज। बोला क्या क्या, देखो यहां पर दोबारा सुनना कि वेजिटेटिवली आपका प्लांट क्या किया जा रहा है, प्रोपेगेट किया जा रहा है फ्रॉम ए सिंगल मदर प्लांट विच रिटेन देयर कैरेक्टर आफ्टर रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपके वेजिटेटिवली एक मदर प्लांट से जब आपका प्लांट को प्रोपेगेट किया जा रहा है तो आपका मतलब क्या आ गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, क्लोन प्रिपेयर करते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन स्ट्रेन, वेराइटी, कल्टीवार, टिश्यू कल्चर, अब देखो टिश्यू कल्चर भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि सर इसके साथ ही तो है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, टिश्यू कल्चर आप लोग जब करते हो है ना, उसमें मेरिस्टेम आपका पर्टिकुलर टिश्यू लिया जाता है ना। लेकिन वेजिटेटिवली आप क्या करते हो, नॉर्मली प्रोपेगेट किया प्लांट की, कोई भी कटिंग ली, कोई भी स्टेम आपका वहां पर ब्रांच ली, उसको यूज किया और आपका ग्रो करवा दिया। टिश्यू कल्चर में पर्टिकुलर आपको टिश्यू लेना पड़ेगा, उसको केमिकली आपका वहां पर एक पर्टिकुलर इन विट्रो कंडीशन देनी पड़ेगी, और वहां पर आपका कमर्शियल जो है, खासकर ये सभी क्रॉप के लिए नहीं अडॉप्ट किया जा सकता, इसको आप अडॉप्ट करते हो खासकर किस क्रॉप के लिए, आपके कमर्शियल क्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो बनाना के क्रॉप के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने, अरे वाह फेवरेट क्वेश्चन आ गया आपका, है ना, इसको तो आप ढूंढ रहे होंगे। जैसे ही देखा आधे लोगों के होश इस प्रकार से गायब हो गए, हैं ये क्या दे दिया, क्वेश्चन नहीं देखा पहले ही, मतलब अरे इतने, है ना, आगे नहीं देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन तो आईसीआर ही है, आगे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है छोटा 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 छोटा, क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। कहां है भाई, बीकानेर में। अब सारे बोलना, पहले बोल रहा हूं, सारे माइक ऑन कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे के सारे, और साथ में बोलोगे, जोर से बोलोगे, जय माता की नहीं, क्वेश्चन का आंसर। अगला आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, कहां है, श्रीनगर। ये क्या है, सीपीसीआरआई। क्या है सीपीसीआरआई की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां है, केसरगोद, केरला। ये क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, मेनली किसके लिए, मैंगो के लिए। कहां है ये, लखनऊ, यूपी। ये क्या है, सीसीआरआई। क्या है ये, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां है ये आपका, नागपुर। तो देख लो जरा, बीकानेर, श्रीनगर, कैसरगोद, आपका लखनऊ, तो देखो यहां पर कहां है, ये रहा जी, बिल्कुल सही राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या डिफिकल्ट था क्वेश्चन, बहुत आसान था। एक क्वेश्चन में 5 इंस्टीट्यूट के नाम याद हो गए, कहां है और कहां इनकी लोकेलिटी है, बताओ जरा क्या डिफिकल्ट था भाई क्वेश्चन में, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी। डिफिकल्टी एक ही थी, पढ़ने की दिक्कत हो रही थी। कौन पढ़े, इतनी मेहनत कौन करे, किसके बस की बात है ये पढ़ना, है ना, पड़ोसियों को ले आना पढ़ने के लिए, तुम मत पढ़ना, कभी मेहनत मत करना, गधो। Which sticky trap can be used to detect infestation of adult white fly? adult white fly को डिटेक्ट करने के लिए किस स्टिकी ट्रैप को, याद होना चाहिए आपको। जब मैंने मल्चिंग के अंदर डबल मल्चिंग, जो डबल कलर की मल्चिंग सीट पढ़ाई थी, उस समय स्पेसिफिकली बताया था कि येलो कलर की अगर कोई सीट होगी तो उस समय यहां पर हमारा व्हाइट फ्लाई उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और इसी की तो बात कर रहे थे हम, उसको ट्रैप करने की बात कर रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, येलो। ठीक है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने क्वेश्चन आपकी क्लास के अंदर, अगर इसको भी आंसर नहीं कर पाए तो पिटोगे। अगला है नेचुरल ब्रांच ग्राफ्टिंग टू स्ट्रेंथन स्कैफोल्ड लिम्स ऑफ ट्री इज नोन एज। क्या बोला गया, अब ये क्वेश्चन देखते ही आधों के मतलब होश खड़े हो जाएंगे। एक नेचुरल ब्रांच ग्राफ्टिंग है, ब्रांच की क्या की जा रही है, ग्राफ्टिंग की जा रही है। ठीक है, अब आधे बच्चे तो ये सोचते हैं कि यार ग्राफ्टिंग है ना, तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है। अब हम ग्राफ्टिंग के मेथड ढूंढने लग जाएंगे कि इसके अंदर ग्राफ्टिंग का मेथड क्या होगा, कि सर मुझे एक तो इनआर्किंग दिख रहा था, एक साइड ग्राफ्टिंग दिख रहा था। मुझे लगा सर इनआर्किंग के अंदर तो क्या होगा कि नहीं हो पाएगा ना इनआर्किंग, तो मुझे लगा कि शायद नहीं आंसर है, तो मैंने क्या कर दिया सर, साइड ग्राफ्टिंग कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसके अंदर ब्रांच को ग्राफ्ट करने की बात हो रही है, तो मैंने लगा साइड ग्राफ्टिंग है, राइट आंसर करके घर चले आओ, है ना, तो इसलिए हमने इसको ग्राफ्टिंग का राइट आंसर कर दिया। लेकिन ग्राफ्टिंग, नेचुरल ब्रांच ग्राफ्टिंग का एक टाइप एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेसिंग।
ठीक है, नया एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि नहीं आया, है ना, नई चीज निकल के आई कि नहीं आई, आई। अब क्या करते हो, अब आप रिसर्च स्टार्ट करते हो कि ब्रेसिंग क्या होता है, और भी इस प्रकार की ग्राफ्टिंग क्या क्या हो सकती है ना। अब हमारे मतलब इस प्रकार के नए नए वो चलेंगे, है ना। तो ऐसा मत करो, है ना। नॉर्मल जो आपकी एक्स्ट्रा ग्राफ्टिंग्स होती हैं उनके अंदर आपकी ब्रेसिंग को आप काउंट करते हो। और एक ग्राफ्टिंग के अंदर आप लोगों ने सुना होगा जिसके अंदर हम लोग जो आपका, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लांट को दोबारा से रीजुविनेट करने के लिए काम करते हैं ना, तो जिसको हम एक प्रकार से ब्रिज ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। पता है आपको, ब्रिज जब आपका दो मतलब इस प्रकार से क्या होता है, जैसे मान के लिए स्टेम है, स्टेम की यहाँ से छाल उतर जाती है ना, ये रिंग आपकी उतर जाती है, तो उस समय हम इनको क्या करते हैं, मिलाने के लिए क्या करते हैं, ब्रिज ग्राफ्टिंग को भी फॉलो करते हैं। तो इनको जरूर याद रखना, है ना। ये आपकी एक्स्ट्रा ग्राफ्टिंग है जो पर्टिकुलरली प्रोपेगेशन के लिए फॉलो नहीं करते हो, इनको खासकर प्लांट को किसी न किसी प्रकार से सपोर्ट देने के लिए, प्लांट को किसी न किसी प्रकार से रेडी करने के लिए उस समय आप इसको यूज करते हो। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल ब्रांच ग्राफ्टिंग होता है, जिसकी वजह से जो नीचे की ओर झुके हुए जो लिम्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए आप लोग इस ग्राफ्टिंग को क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर हम आंसर क्या चला जाएगा, ब्रेसिंग चला जाएगा। बाकी स्टबिंग क्या होता है, स्टबिंग एक प्रकार का हेडिंग कट है, पूरा का पूरा जो हेड है उसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और एक थोड़ा सा आपका पार्ट छोड़ा जाता है। और ये खासकर जो 2 ईयर या उससे पुरानी जो ब्रांचेस होती है उनको यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रांच को रिटेन रखते हैं, आपका बाकी को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग तो आप लोग जानते हो, ये प्रूनिंग का एक टाइप होता है ना, ये दोनों ही वैसे प्रूनिंग के टाइप है, चाहे टॉप वर्किंग हो या फिर आपका स्टबिंग हो, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका रीजुविनेट करने का काम करते हैं, प्लांट को दोबारा से ग्रो करवाने का। ग्रो मतलब करवाने का मतलब ये नहीं कि ऊपर से कंप्लीट ब्रांचेस को रिमूव कर दिया, सब कुछ आपका कंप्लीट रिमूव करने के बाद दोबारा से प्लांट के अंदर जो नई बड़ की ग्रोथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका टॉप वर्किंग, मतलब रीजुविनेशन ऑफ ए प्लांट। डेफिनेशन को पढ़कर देखिएगा, और डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको ढंग से देखोगे तो डेफिनेशन से ही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या था, डेफिनेशन का ही क्वेश्चन तो था, हॉर्टिकल्चर से डेफिनेशन के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो इनको जरूर पढ़कर जाना, और इस समय कंफ्यूज मत होना कि हो क्या रहा है। ऑलरेडी जब प्रूनिंग को आप लोग पढ़ोगे तो प्रूनिंग के अंदर मैंने डेफिनेशंस को अच्छे से कवर किया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है आपको कि किस प्रूनिंग के कौन कौन से टाइप है ना। उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट आपके 5 से 6 जो टाइप बताए थे उनको जरूर पढ़कर जाना, क्योंकि वो एग्जाम में मोस्ट फेमिलियर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉइस्ट एंड हॉट एयर ट्रीटमेंट इज डन टू चेक, यानी कि किसको रोकने के लिए, किस पर्टिकुलर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर मॉइस्ट और हॉट एयर ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो ये आपका ग्रासी शूट जो सुगरकेन के अंदर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फॉलो अप करते हैं। अच्छा, ग्रासी शूट ऑफ सुगरकेन किसकी वजह से होता है, जरा बताइए, किसकी वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा ना, उसकी वजह से ये आपका डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, एर्गेट ऑफ बाजरा किसकी वजह से होता है, फंगस, फंगस का नाम क्या है, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, वेरी गुड, है ना। अच्छा, इसमें मेनली सिम्टम क्या होता है एर्गेट ऑफ बाजरा का, हनी ड्यू सिक्रेशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट आपका सिम्टम है इसके अंदर, एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज, ये किसकी वजह से होता है, स्क्लेरोस्पोरा, थप्पड़ मारो, ग्रामिनिकोला कैसे आ जाएगा इसमें, क्या, स्क्लेरोस्पोरा मेडिस, है ना। इसके अंदर आपका पेरेनोस्पोरा मेडिस होता है, आई थिंक सो, आप एक बार जाकर देखना, है ना, पेरेनोस्पोरा मेडिस होता है, एक बार देख लेना। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ खुद भी, है ना, तो राइट आंसर आपको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बार देख लेना। पाउडरी ऑफ मिल्ड्यू पीओफी, ये तो आपको राइट आंसर पता ही होगा, एरिस्पी पॉलीगोनी, वेरी गुड। और बैकनेट डिजीज ऑफ राइस, इसकी किसकी वजह से होता है, वैसे तो जिबरलिन हार्मोन आप बोल सकते हो, और वैसे अगर फंगस का नाम आए तो कौन कौन सी फंगस है, जिबरेला फ्यूजिकोरोई एंड फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म, है ना। ये हमारा क्या है यहाँ पर, राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला यहाँ पर है नेविशिया इंडिका इज कॉजेज, नेविशिया इंडिका किसकी वजह से होता है, अबे नेविशिया इंडिका कॉज करता है क्या, करनाल बंट, किसके अंदर, वीट के अंदर। अच्छा चलो, करनाल बंट तो इसका राइट आंसर हो गया। लूज स्मट ऑफ वीट किसकी वजह से होता है, अस्टिलेगोनुडा ट्रिटिसाई। अच्छा, इसके कंट्रोल करने के लिए किस मेथड को फॉलो करते हो, सोलर हीट ट्रीटमेंट और हॉट वाटर ट्रीटमेंट। सोलर हीट ट्रीटमेंट किसने दिया था, लूथरा एंड सतर। अच्छा, आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया था,
जेनसन, वेरी गुड, है ना। अच्छा, पाउडरी मिल्ड्यू पी, ये तो फिर आ गया। एरगेटो बाजरा फिर आ गया। बैक्टीरियल ब्लाइट इन राइस किसकी वजह से होता है? जेंथोमोनाज और आइजे, समझ में आ गया। अच्छा, अगर राइस की अगर हम बात करें तो राइस में और डिजीज कौन कौन से होते हैं? क्या होता है? ब्लास्ट। ब्लास्ट किसकी वजह से होता है? पायरिकुलरिया और आइजे। अच्छा, और कौन सा डिजीज होता है इसमें? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ये किसकी वजह से होता है? हेलमिंथोस्पोरियम और आइजे। अच्छा, बंगाल फेमाइन का रीजन क्या रहा था? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है, जेंथोमोनाज है। थप्पड़ मारूंगा कान पे, याद करते नहीं है गधे, है ना। नेक्स्ट है द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप, और क्रॉप एंड फैलो इन रोटेशन इज नोन एज। हाँ भाई, अगर इसका तुम लोगों ने कभी ऑप्शन भी देखा और ऑप्शन देखने के बाद आंसर किया तो तुम पिटोगे। कितनी बार समझा चुका हूं, 1000 बार तुम्हें बता चुका हूं, अब भी इसका आंसर नहीं आता तो कोई इलाज नहीं है तुम्हारे, ठीक है ना। तो मेरे पास है ना किसी डॉक्टर के पास है, थोड़ा सा पानी लेना, कल्याण हो जाएगा। क्या? हाँ, एग्जाम में तो देखना पड़ेगा, एग्जाम की तो अलग बात है, लेकिन वैसे मोस्टली क्या है एग्जाम, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो तुम्हें हर चीज परफेक्ट भी पता है तो भी पहले ऑप्शंस को और क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ो। मजाक की बात अलग होती है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम के अंदर जब बैठे हो तो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को अच्छे से जरूर पढ़ें। हम हमेशा छोटी सी गलती की वजह से क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं ना। छोटी सी गलती होती है, क्वेश्चन हमें आता होता है, लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम उसको पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को, इसी की वजह से हम क्या कर देते हैं, आंसर हमारा गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सोइंग रिक्वायर्स द लोएस्ट सीड रेट, सबसे कम सीड रेट की रिक्वायरमेंट किस में होती है? तो ये तो आपको सोचने की भी बात नहीं होती है ना, अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आराम से इसका आंसर कर सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग में क्या कम रिक्वायरमेंट होती है? नो। ट्रांसप्लांटिंग में भी क्या कम रिक्वायरमेंट होती है? नो। आप पहले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीड ग्रो करवा के रखते हो ताकि दिक्कतें ना आ जाए। डिबलिंग, बिल्कुल सही आंसर यही जाएगा, बाकी बाद में देख लेते हैं। लाइन सोइंग में नहीं जी, इससे तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जीरो टीलेज में, जीरो टीलेज में भाई आपको सीड रेट एक्स्ट्रा डालना पड़ता है ना, तो आपको यहां पर आंसर क्या चला जाएगा? डिबलिंग। तो ये सोचने की बात तो नहीं है जरा इसमें कुछ कोई। ओ महान आत्माओं, नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, है ना, लोकेटेड एट। जब लोकेशन की बात आएगी अब इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या मिश्रा जी? सोचना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद दिया हो, वहां पर स्टेट का नाम दिया गया है, वहां पर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है ना, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। कई बार लोकेलिटी का नाम दिया होता है ना, तो हमें देखना पड़ेगा, ऑप्शन हर एक के लिए देखना पड़ेगा, चाहे किसी के लिए भी हो। ठीक है। जीन दैट हैज मास्किंग इफेक्ट ऑन अदर जीन कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट, क्या बोला गया? एक जीन है जो कि मास्किंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है और सेम जीन जो आपका जीन कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट, और वो क्या कर रहा है वहां पर? जीन उस सेम ट्रेट को, सेम कैरेक्टर को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो वो आपका किस प्रकार का यहां पर होगा? जो है रिसेसिव जीन होगा, हाइपोस्टेटिक जीन होगा, एपिस्टेटिक जीन होगा, मेजर जीन होगा, या फिर आपका नन ऑफ दीज होगा। तो ये हमारा क्या होगा? आपका एक प्रकार से एपिस्टेटिक जीन होगा। ठीक है। ओ महान आत्माओं, कहाँ चले गए भाई? ये रहा। अच्छा, आधे में पहुंच गए ना, चलो अब तो डिस्कशन जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या रहा? एपिस्टेटिक जीन। बोरोन डेफिशिएंसी फर्स्ट अपीयर ऑन, बोरोन डेफिशिएंसी कहां अपीयर होती है जरा याद है आपको? बोरोन और कैल्शियम दोनों का टर्मिनल बड के ऊपर डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या थे उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। ओल्ड लीफ के अंदर ना जी, यंग लीफ में ना जी, बोथ ओल्ड और न्यू लीफ नो जी, टर्मिनल बड यस जी, है ना, स्टेम नो जी। तो आपका आंसर क्या चला गया जी? टर्मिनल बड, है ना। डे न्यूट्रल प्लांट आर, अब इनमें से डे न्यूट्रल प्लांट कौन कौन से हैं भाई? एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपका सैफ्लावर दिख रहा है, ये भी है एक प्रकार से, है ना, और है ना। तो हम अब क्या करते हैं, हम इसको आंसर करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा देखना है। इनमें सभी में वीट पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये तो आंसर आपके
होंगे ही नहीं। पहले इनको देख लो तो ये तीनों तो होते ही होते हैं, आंसर हमारा क्या चला जाएगा, बिल्कुल सही है ना। अगर इनमें से एक भी आपका डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज मैंडेट फॉर केवीके। हाँ भाई, केवीके क्या काम करता है बताओ जरा। कृषि विज्ञान के अंदर, कृषि विज्ञान के अंदर में क्या होता है, आपकी जो जितनी भी रिसर्च होती है उनका डेमोस्ट्रेशन आपको दिया जाता है, जितनी भी रिसर्च आपकी हो रही है उनका डेमोस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा, आपको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको किसी प्रकार की अगर रिक्वायरमेंट है कोई पर्टिकुलर, आपको किस प्रकार की मशीनरी को अडॉप्ट करना चाहिए, किस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, ये सारा का सारा कौन करता है, आपका केवीके करता है। तो केवीके का एक्सटेंशन का काम है। तो सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। कंडक्ट ऑफ फार्म टेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइज नीड बेस्ड ट्रेनिंग ऑन फार्मर टू अपडेट देयर नॉलेज। तो ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी हमारे इसके क्या है, फंक्शन है। तो ये हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन जो है मेनली किसका वर्क होता है ना, तो वहां पर आपका आंसर रहेगा क्या, केवीके। नेक्स्ट है, टॉप पोर्शन ऑफ सुगरकेन प्लांट इज गुड फॉर सीड मटेरियल बिकॉज इट कंटेन्स। इसके अंदर क्या होता है, एक तो बड ज्यादा होती है, दूसरा इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट जो रहेगा उस समय क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको अडॉप्ट रहते हैं। तो क्या है, मोर नंबर ऑफ बड एंड मोर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, पहला ही ऑप्शन दिया है, आंसर कर देंगे। मोर सुक्रोज, लेस मोलेसिस, मोलेसिस सब्सटेंस, थिक वॉल मेरिस्टेम, मोर वाटर कंटेंट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी बात लिखी गई है कि आपकी बड जो होती है वहां पर प्रोटेक्टेड बड ज्यादा प्रेजेंट होती है। दूसरा, आपका जो रैतून क्रॉप होती है उसको कभी हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादातर वो क्या करता है, डिजीज स्प्रेड करने का काम करता है। और रैतूनी में खासकर मोस्टली कौन सा डिजीज देखने को मिलता है, कौन सा, रैतूनिक में मेनली डिजीज कौन सा देखने को मिलता है, रैतून स्टंटिंग और है। दीक्षा बोलिए बेटा, हाथ खड़ा किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए ना, बोल नहीं सकते तो क्वेश्चन लिखिए, कम से कम आंसर लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए और बोलिए। हाँ मिश्रा जी क्या बोल रहे थे, हाँ देखो याद रखना, रैतून स्टंटिंग तो होता ही होता है, लेकिन रेड रोट ऑफ सुगरकेन जो है वो भी ज्यादातर ऑब्जर्व किया गया है। किस केस में, जब हम यहां पर क्या करते हैं, आपका रैतूनिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपके 35,000 टू 40,000 सेट की नीड रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर के लिए, और जो कि आपका वेट यहां पर क्या आ गया, 75 टू 80 क्विंटल ऑफ केन की यहां पर क्या होगी, आपको रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन बट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। आपका जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वो कब आता है, जब आपके सेम पेरेंट्स के बीच में आपस में क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। तो सेम पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉसिंग होगी, सेल्फिंग जब हो जाएगी, तो उस समय क्या होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाते हैं ना, वो आपके अपनी एबिलिटी जो है उनको खो देते हैं ना। जो हमारे करेक्टर हम चाहते थे वो करेक्टर आपके लगातार क्या हो जाते हैं, उनकी एबिलिटीज होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना। उसके अंदर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डिजीज रेजिस्टेंस पावर आपकी कम हो जाएगी, है ना। इस प्रकार के हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो लॉस ऑफ आउट क्रॉसिंग नहीं, मेंडेलियन सेग्रीगेशन ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फिंग ये हम हो सकता था, लेकिन आगे क्या बोला गया, ब्रेकडाउन ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो मेन रीजन आपका ये रहेगा। बाकी यहां पर जो है आपके सेल्फिंग तो एक प्रोसेस है ना, ये कोई रीजन थोड़ा है, आप रीजन थोड़ा बोल सकते हो इसको, है ना। नेक्स्ट है, सम ऑफ एरिया प्लांटेड टू डिफरेंट क्रॉप एंड हार्वेस्टेड इन सिंगल ईयर डिवाइडेड बाय द टोटल कल्टीवेटेड एरिया एंड एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इज नोन एज, क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स। यही तो होता है कि आपका जो टोटल एरिया डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के बीच में है, जैसे मान के चलिए एक आपकी बार्ले है, एक आपकी वीट है, एक आपकी यहाँ सॉरी एक आपकी बार्ले, एक वीट है, एक आपका यहाँ पर मस्टर्ड है। तीनों के अंडर में हमने एक में 1 एकड़ है, एक में 2 एकड़ है, एक में 3 एकड़ है, तो कितने हो गए टोटल, 6 एकड़ हो गए, है ना। और नीचे क्या है, टोटल कल्टिवेटेड एरिया। अब यहाँ पर टोटल कल्टिवेटेड एरिया, अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 क्रॉप तो इसमें ग्रो करवाई थी, अब हो सकता है वहां पर हमने राइस को भी ग्रो करवाया हुआ है और कॉटन को भी ग्रो करवाया हुआ है। तो अब 6 एकड़ में तो टोटल आपका रबी का रबी हो चुका है, अब 6 में ही हमने उनको ग्रो करवा दिया, 6 + 6 कितना हो गया, 12, ठीक है। प्लस में डिवाइड यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर 6, टोटल लैंड कितना था फार्मर के पास, 6 एकड़ था, तो 12/6 गुना
आपका क्या आ गया यहाँ पर, मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स। समझ में आ गया कि कितनी क्रॉप्स को यहाँ पर आपका ग्रो करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरियम। फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्यूडोमोनास क्या रहेगा, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो देखो इसमें से क्या है, इन क्वेश्चन को हम आपका सेपरेट करने का काम करते हैं, इनको अलग करने का काम करते हैं। एक मिनट रुकिए। चलिए, पहला है कि फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो क्या क्या है, इनमें से कौन सा है। तो स्यूडोमोनास हमने राइट आंसर कर दिया, लेकिन बाकियों के कंसेप्ट में क्यों किया इसको हम देखते हैं। क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो आपका एनएरोबिक कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। एनएरोबिक कंडीशन में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करेगा। दूसरा, वेम जो होता है वो क्या होता है, आपका फंगस और प्लांट का रिलेशनशिप होता है। तो इसमें बैक्टीरिया का तो नाम ही नहीं है कहीं भी, है ना। तो फंगस का है तो डेफिनेटली ये भी आपका अलग हो गया, वस्कुलर आर्बस्कुलर है माइकोराइजा। एजोटोबैक्टर क्या होता है, ये फ्री लिविंग में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ये भी आंसर नहीं है ना, ये है तो बैक्टीरिया। एजोस्पाइरलम क्या है, ये भी आपका एसोसिएटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आपका स्यूडोमोनास। अब यहां पर देख लीजिए, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके बेसिलस, स्यूडोमोनास और क्या होते हैं, राइजोबियम, है ना। फंगस क्या होते हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, एक्टिनोमाइसीट्स, है ना। ये हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और फंगस आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ केसेस में देखा गया है। नेक्स्ट है ब्राउन मैन्योरिंग इज यूज्ड इन। ब्राउन मैन्योरिंग किस में यूज करते हो भाई, बताओ बे। राइस। ये कितना अच्छे से समझाया हुआ है आपको, अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। तो ये मैं आगे ही बढ़ता हूं। और ब्राउन मैन्योरिंग में मोस्टली हर्बिसाइड कौन से यूज किए जाते हैं, ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड ना, खासकर 2,4-D जैसे, है ना, उनको आप लोग यूज करते हो। इंटरक्रॉपिंग इज इंश्योरेंस अगेंस्ट, जो आपका इंटरक्रॉपिंग है वो इंश्योरेंस होता है किसके, आपका क्रॉप फेलियर होने के केस में। तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के केस में ना जी, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी के केस में नो जी, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस के केस में नो जी, और आपका यहां पर फेलियर ऑफ क्रॉप के केस में बिल्कुल सही जी, इंक्रीजिंग क्रॉप कंपटीशन नहीं जी, है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पर आपका आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, रूट रोट डिजीज इन कॉटन इज कोज्ड ड्यू टू। रूट रोट ऑफ कॉटन जो है किसकी वजह से होता है, राइजोक्टोनिया बेटाटिकोला, है ना, इसकी वजह से। बाकी नेक्स्ट है क्रॉप ग्रोन इन बिटवीन मेन क्रॉप रो इज नोन एज। अब जो आपका मेन क्रॉप के बीच में, या तो देखो उसको सब क्रॉप बोलोगे या फिर आप उसको क्या बोलोगे, इंटर क्रॉप, या फिर उसको कंपोनेंट क्रॉप भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। सब क्रॉप, कंपोनेंट क्रॉप, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, इंटर क्रॉप बोल सकते हो। क्रॉप दैट हैज नोड्यूल्स बोथ इन स्टेम एंड रूट, आपका क्या होता है, सस्पेनिया रोस्ट्रेटा, है ना। आपको इसको तो पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। परचेज ऑफ कैटल कैटेगरी अंडर विच टाइप ऑफ लोन। कैटल को परचेज करना किस कैटेगरी के लोन में आता है, आपका मीडियम टर्म लोन, है ना। ये भी बहुत बार आपको बता चुका हूं। शॉर्ट टर्म लोन किस किस के लिए होता है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भैया ऑनलाइन वाले, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एप्लीकेशन में आपका जो टेस्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है, वहां से लिख लेना इनको। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म लोन आपका सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इनके लिए देते हो, फीड फॉर होल्डर जो आपका लाइफ स्टॉक के लिए उनको लिए देते हो, है ना। इनको पढ़ लेना एक बार, ये बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है ये भी आपको बता चुका हूँ, है ना। और मैक्सिमम कितना होता है यहाँ पर, ये 18 मंथ तक जा सकता है ना, 12 to 18 मंथ होता है ये एक्चुअल में रेंज आपका अगर आ जाए तो, ठीक है। और ये भी आपका है ना इस प्रकार से। और ये आपका मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए होता है, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कितने टाइम के लिए होता है मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम 30 ईयर, 25 to 30 ईयर जो आपका मैक्सिमम जाएगा, याद रखना 30 ईयर से कभी इसको ऊपर नहीं देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री। तो डिजीज जो आपका वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री, कोक्योडायोसिस, ये तो कल के टेस्ट में आपको डाला ही था, क्या है, प्रोटोजोआ डिजीज है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले प्रोटोजोआ कौन सा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कौन सा है, कोक्योडायोसिस, ठीक है। और बाकी इसमें से रानीखेत आपका यहाँ पर क्या है, वायरल डिजीज है, आप अच्छे से फेमिलियर हो। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल एंड अनप्रोडक्टिव एनिमल फ्रॉम हर्ड प्रोसेस इज नोन एज कलिंग, है ना, अच्छे से जानते हो तुम इस चीज को। और फीमेल ऑफ गोट इज कॉल्ड एज, क्या होता है, नैनी, है ना।
ये आपका यहाँ पर चार्ट, ये आपके नोट्स में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग बोलते हो, वैसे आप झूम इसके नाम से अच्छे से जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो, फिर ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड ना क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कोई भी, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट साइंस जो है वो काफी पॉपुलर हो रहा है रिसेंट एग्जाम्स के अंदर। तो एनवायरनमेंट साइंस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसी प्रकार से एक आधा जो लगेगा इंपॉर्टेंट है उसको मैं जरूर लेके आता रहूंगा। जैसे आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी इफेक्टिव फ्रॉम, ये कब से इफेक्टिव है? तो ये एक्चुअल में आपका 21 मार्च 1994 से जो है इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूसा बीन इज मेड अप ऑफ, पूसा बीन एक स्टोरेज आपका स्ट्रक्चर है, और ये किससे बना होता है आपका? आयरन से। किससे? अच्छा मड से क्या? हाँ मिट्टी से, ठीक है। तो आंसर यहां हमारा क्या है? मड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सेफ स्टोरेज मॉइस्चर लेवल फॉर ग्रेन क्रॉप कितना होता है? और ऑयल सीड और पल्सेस के लिए है ना 6 to 8 या 6 to 9 आपका जो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट है, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिटेड बाय ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट बाय एफएओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ गेनिंग फॉरेस्ट इन लास्ट डिकेड? कितना आपका जो है फॉरेस्ट हम लोगों ने लॉस किया है, इसकी रैंकिंग जो है आपके इंडिया की कौन सी है? थर्ड है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली जुलाई के अंदर आप लोगों को है ना, उसी के अकॉर्डिंग। इन केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज इज ऑब्जर्व्ड? ड्रिप इरिगेशन के केस में किसको आप लोग ऑब्जर्व करते हो? इट सेव्स वाटर, सही बात है। रूट सिस्टम प्लांट रिमेन इन अपर लेयर ऑफ सोइल, ना जी ऐसा तो कुछ नहीं है। प्लास्टिक ट्यूब आर नॉट हार्म्ड बाय, ये क्या है भाई? लाइफ ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज वेरी लॉन्ग, है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वेयर देर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल देर आर नॉट लिमिटेशन सोच सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर इट सेव्स द वाटर। यूज क्यों करते हैं ना, मेन रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वाटर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है उसके लिए। हाउ मेनी मिनिमम ट्रैक्टर आवर्स पर ईयर ऑफ 40 HP पावर should be used approximately for purely agriculture use and not for custom service unit to become viable unit? यानी कि सिंपल सी बात है, उसकी सेल्फ लाइफ पूछी गई कितने टाइम पीरियड की होती है, तो कितने की होती है आपकी? 1000 आवर्स की, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो था वो इस प्रकार से होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए था आपको। पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान वाज इनिशिएटेड बाय नाबार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब किस लेवल पे ये आपका जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट किया गया था? जैसे आपसे आत्मा पूछते हैं तो आत्मा किस लेवल का प्रोग्राम है? डिस्ट्रिक्ट, विलेज या ब्लॉक? डिस्ट्रिक्ट। और ये भी किस लेवल का प्रोग्राम है? डिस्ट्रिक्ट। मेज इज बेस्ट क्रॉप यूज फॉर साइलेज पर्पस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज फॉर ग्रेन, ग्रीन मैन्योर एंड फॉडर? किसके लिए है आपका यहाँ पर? मेज जो है आपका आपकी बेटर साइलेज क्रॉप है, और हे के लिए बेटर कौन है? ओट है। और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी क्रॉप है जो ग्रेन की फॉर्म में, ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में या फोडर की फॉर्म में यूज की जाती है? तो कौन सी है? काउपी, ठीक है। नेक्स्ट है, सीरियल्स आल्सो कॉल्ड एज ग्रेन, एनी ग्रास यील्डिंग स्टार्ची सीड सूटेबल फॉर फूड। सीरियल्स आर, सीरियल्स जो है वो क्या है? डेफिशिएंट इन लाइसिन, रिच इन मैथ्योनिन, बिल्कुल सही बात है ना। आगे तो यहाँ पर ये इसी के बारे में कुछ दिया गया है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा भाई। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री के अराउंड सही होता है, पर अगर 30 से या 30 के ऊपर चला गया तो फिर आपका नुकसान हो जाता है ना। 20 से ऊपर जाने के बाद वैसे लो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 30 तक चला गया तो आपकी क्रॉप क्या हो सकती है? अप्रोक्सीमेटली ट्यूबराइजेशन में फेल हो सकती है। तो लेस देन 20 यहाँ पर क्या रहेगा? राइट आंसर, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मींस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है जब डिफरेंट एंटरप्राइजेस को आप सिंगल कोलैबोरेशन में लेके आते हो, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर है इंटीग्रेटेड बोलते हैं ना, दो चीजों को आपस में इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ टू क्रॉपिंग सिस्टम, नो जी। इंटीग्रेशन ऑफ सेम एंटरप्राइज, सेम को ही कर दिया तो क्या फायदा हुआ? वो तो ऑलरेडी था। इंटीग्रेशन ऑफ टू क्रॉप, नो। इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर देन टू एंटरप्राइज, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है ना। ये हमारा यहाँ पर क्या चला गया? सही आंसर। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सरी प्रिपरेशन ऑफ राइस, ये नर्सरी प्रिपरेशन के लिए बोला गया है, एक्चुअल में नर्सरी वगैरह के लिए नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ये मैंने आपको जस्ट इसीलिए कंफ्यूज किया थोड़ा सा, ताकि आप लोग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव थोड़ा सा एग्जाम के बारे में सोच सको, क्वेश्चन के बारे में निकाल सको। तो एक्चुअल में क्वेश्चन हो जाएगा ओवरऑल वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, तो आपका कितना है अप्रोक्सीमेटली? कितना?
1500 ppm जो है mm के अकॉर्डिंग जो है वाटर आपका 1200 से लेके 1500 mm के रिक्वायरमेंट आपका वाटर जो होता है ना। बाकी नर्सरी के लिए 40 mm, लैंड प्रिपरेशन के लिए 200, फील्ड इरिगेशन के लिए 1000 और आपका 12040। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द शिप ब्रीड नोन फॉर इट्स वाइड अडेप्टेबिलिटी हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट स्पेसिफिकली रेड फॉर पेल्ट पर्पस। मेरिनो, काराकुल, कॉर, ठीक है, अविवस्त्रा, साउथ डाउन और रामबुलेट। आंसर क्या है हमारा? काराकुल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, आज का पूरा पेपर था जिसको हमने क्या किया, पूरा डिस्कस करने का काम किया। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये हमारा आज का पेपर क्या रहा, डिस्कशन रहा। तो प्लीज अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, है ना, सिलेक्शन लेकर आगे बढ़ें और जिंदगी में कुछ कामयाब बने, यही हमारी कामना है। खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।